यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। जातिगत जनगणना के औचित्य पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सकारात्मक रुख से माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर सकती है। हालांकि विपक्षी दलों को इतने भर से संतोष नहीं है। वह चाहते हैं कि संघ और भाजपा इस पर अपना रुख स्पष्ट करें, केवल उपदेशात्मक बात ना करें। दरअसल इस विषय पर फिर से चर्चा इसलिए छिड़ गई है कि केरल के पलक्कड़ में संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय स्वयंसेवक बैठक के अंतिम दिन उसके अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जातिगत जनगणना का उपयोग राजनीतिक या चुनावी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। अभी तक संघ और भाजपा इस मसले पर कुछ भी कहने से बचते आ रहे थे। जातिगत जनगणना का मुद्दा असल में पिछले कुछ समय से कांग्रेस काफ़ी जोर शोर से उठा रही है। कर्नाटक चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में उसने इस पर जोर दिया। राहुल गांधी अपने हर भाषण में यह मुद्दा उठाते देखे जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा और आरएसएस को लगने लगा है कि इस विषय में लंबे समय तक चुप्पी साधे रहना नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए वह अब जातगत जनगणना को उचित बताने लगे हैं। पैरा। आरक्षण का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी संवेदनशील हो चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज़्यादातर दल इसका इस्तेमाल अपना जनाधार बढ़ाने, आरक्षण से वंचित जातियों को अपने पाले में खींचने के मकसद से ही करते रहे हैं। मगर संवैधानिक बाध्यताओं के चलते राज्य सरकारें 50% की सीमा पार नहीं कर पाती। कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार ने भी आरक्षण का दायरा बढ़ाकर उसमें कुछ और जातियों को शामिल किया था। मगर तमाम प्रयोगों के बावजूद आरक्षण को लेकर बहुत सारे समुदायों और जातियों में असंतोष बना हुआ है। ऐसे में सिद्धांत रूप में यह उपाय निकाला गया कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जिस जाति की जितनी संख्या हो उसी आधार पर आरक्षण तय किया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन हो। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले दिनों व्यवस्था दी कि मलाईदार तबके को आरक्षण की व्यवस्था से बाहर रखा जाना चाहिए और जातियों के भीतर उपजातियों का भी वर्गीकरण होना चाहिए। मगर इस व्यवस्था के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन कर दिया था।
कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण के प्रावधान का सैद्धांतिक रूप से विरोध नहीं कर सकता। अब जिस तरह कांग्रेस ने जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बना दिया है, उसमें हर पार्टी को अपना जनाधार संभालने की चिंता पैदा हो गई है। इसलिए यह कहना कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आदर्श वाक्य जैसा हो सकता है, मगर वास्तव में सभी दल इसके जरिए अपना राजनीतिक हित साधने के प्रयास कर रहे हैं। यह तो सही है कि वंचित समुदायों और जातियों को उनकी संख्या के आधार पर वरीयता देकर ही उनके कल्याण की उम्मीद बन सकती है, पर हमारे देश में जिस तरह की जातिगत जटिलताएं हैं, उन्हें सुलझाना आसान काम नहीं है। अगर संघ और भाजपा सचमुच इसके पक्ष में हैं, तो उन्हें जातगत जनगणना से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। इसमें दूसरे दलों से भी सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा होगी। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। माइक्रोप्लास्टिक्स इन साल्ट एंड शुगर नामक एक हालिया अध्ययन के अनुसार देश में नमक और चीनी के लगभग सभी ब्रांडों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पाई गई है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुओं में भी माइक्रोप्लास्टिक का संक्रमण हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार नमक के नमूनों में प्रति किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 6.71 से 8.9.15 टुकड़े, जबकि चीनी के नमूनों में यह मात्रा 11.85 से 68.25 टुकड़े प्रति किलोग्राम तक पाई गई हैं। पैरा। माइक्रोप्लास्टिक का सर्वव्यापक होना बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण का ही दुष्परिणाम है। आज प्लास्टिक लगभग हर जगह व्याप्त है। कारखानों से बाजार और फिर बाजार से जो प्लास्टिक हमारे घरों तक आता है, वह उपयोग के बाद पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहकर भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 1950 में दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण का आकार 20 लाख टन था, जो 2017 में बढ़कर 35 करोड़ टन हो गया, जबकि अगले 2 दशकों में इसकी मात्रा के 2 गुना होने का अनुमान है। यह भी चिंताजनक है कि आज दुनिया सालाना 4 अरब टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रही है, जिसमें से 1/3 प्लास्टिक एकल उपयोग वाली होती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल पारिस्थितिकी तंत्र और अंततः मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां
उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक की उपस्थिति मृदा की उर्वरता को कम करती है, जिससे फसलों उत्पादन प्रभावित होता है। यही प्लास्टिक जब जल स्रोतों में समाता है तो उसके छोटे कण पेयजल को दूषित बना देते हैं। वहीं वातावरण में फैले प्लास्टिक के कण मानव और जीवों के श्वसन तंत्र के जरिए उनके फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक ब्रैकेट में आकार 5 मिलीमीटर से कम और नैनोप्लास्टिक ब्रैकेट में 1 माइक्रोन से छोटे के रूप में प्लास्टिक के छोटे कणों का संकेंद्रण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। प्लास्टिक के असंख्य टुकड़े पृथ्वी का औसत ताप बढ़ाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अधिक विकराल हो रही है। पैरा माइक्रोप्लास्टिक का यह संकट न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से चिंताजनक है, बल्कि इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मुद्दे भी उभर सकते हैं। इस संकट के समाधान के लिए